आज की हमारी कहानी अहमदाबाद की है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में इस केस के बारे में। अहमदाबाद में साबरमती नदी की उफान मारती लहरों पर अटकी मेरी निगाहों में उस वक्त अतीत के लम्हे एक कर चलचित्र की तरह तैर रहे थे। रिवर फ्रंट के किनारे चहलकदमी करने वाले लोगों से बेपरवाह मेरे जहन में सिर्फ जिंदगी के वे अफसोस भरे लम्हे उभरकर सामने आ रहे थे, जिनके कारण आज मेरी जिंदगी इतने अवसाद में भर चुकी थी कि मैंने एक जिंदगी का सबसे कठिन फैसला ले लिया था। मैं अपने अब्बू लियाकत अली मरकानी की 2 संतानों में सबसे बड़ी थी। मुझसे छोटा एक भाई है। अब्बू पेशे से टेलर मास्टर थे। अब्बू बचपन से ही कहा करते थे कि मेरी आयशा बड़ी टैलेंटेड लड़की है। अब्बू ज्यादा पढ़ लिख नहीं सके थे, लेकिन उनका सपना था कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर काबिल इंसान बने और लोग उन्हें उनके बच्चों की शोहरत के कारण जाने। अब्बू ने मुझे पढ़ा लिख कर या तो आईएएस बनाने या टीचर बनाने का सपना देखा था। इधर अम्मी ने भी मुझे बचपन से ही घर के हर काम में पारंगत कर दिया था। वे कहा करती थीं कि पराए घर जाना है, इसलिए अपने घर की जिम्मेदारियां संभाल कर ही ससुराल की जिम्मेदारियों के लिए तैयार होना पड़ता है। मेरा ख्वाब था कि मैं पीएचडी करके लेक्चरर या प्रोफेसर बनूं, लेकिन कहते हैं ना कि इंसान की किस्मत में जो लिखा हो होता वही है। मुझे राजस्थान के जालौर से बचपन से ही लगाव था, क्योंकि यहां शहर के राजेंद्र नगर में मेरे मामू अमरुद्दीन रहा करते थे। बचपन से ही जब भी स्कूल की छुट्टियां होती थीं तो मैं मामू के पास ननिहाल आ जाती थी। मामू भी कहते थे कि आयशा, तुझे जालौर से जिस तरह का लगाव है उसे देखकर लगता है तेरी शादी यहीं करानी पड़ेगी। बचपन में मामू की कही गई ये बातें एक दिन सच साबित हो जाएंगी, इसका मुझे उस वक्त एहसास नहीं था। बात सन 2017 की है। मैंने ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी। हमेशा गर्मियों की छुट्टियों की तरह उस साल भी मैं मामू के घर चली गई थी, लेकिन इस बार एक अलग एहसास लेकर लौटी। इस बार मेरी मुलाकात वहां जालौर के ही रहने वाले आरिफ खान से हुई थी। पता नहीं वह कौन सा आकर्षण था कि पहली ही नजर में आरिफ मेरे दिल में उतर गया। उससे मिलने के बाद दिल में अजीब सा एहसास जागा। पहली मुलाकात के बाद जब वापस लौटी तो लगा जैसे कोई ऐसा मुंह से दूर चला गया है जिसके बिना जीवन अधूरा है। मुझे लगा शायद मैं उसे अपना दिल दे बैठी थी। बस यही कारण था कि आरिफ से मिलने जुलने का सिलसिला लगातार शुरू हो गया। आरिफ में भी मैंने खुद से मिलने की वैसी ही तड़प देखी जैसी मुझ में थी। मिलने जुलने का सिलसिला शुरू होते ही हम दोनों अपने परिवारों के बारे में भी एक दूसरे को जानकारी देने लगे। आरिफ अपने पिता बाबू खान के साथ जालौर की एक ग्रेनाइट फैक्ट्री में काम करता था। उसके अपने पुश्तैनी घर के बाहर 2 दुकानें थीं जो उसने किराए पर दे रखी थीं। आरिफ ग्रेनाइट फैक्ट्री में सुपरवाइजर के पद पर तैनात था, जबकि उसके पिता कंस्ट्रक्शन कंपनी की देखरेख का काम करते थे। जल्द ही हम दोनों की मुलाकातें प्यार में बदल गईं। आरिफ से बढ़ते प्यार के बारे में अपनी मामी जान को सारी बात बताई तो उन्होंने मामा से आरिफ के बारे में बताया। मामा ने पहले आरिफ से मुलाकात की और उससे जानना चाहा कि क्या वह सचमुच मुझसे प्यार करता है। जब उसने कहा कि वह मुझसे निकाह करना चाहता है तो मामूजान ने आरिफ के अब्बा व अम्मी से मुलाकात की। उसके बाद जब सब कुछ ठीक लगा तो मामू ने मेरे अब्बू व अम्मी को आरिफ के बारे में बताया। शादी में बदल गया प्यार। मिडिल क्लास फैमिली की तरह बेटी के जवान होते ही माता पिता को बेटी के हाथ पीले करने की फिक्र होने लगती है। मेरे अब्बू और अम्मी मेरे लिए काबिल शौहर तथा एक भले परिवार की तलाश कर ही रहे थे। मामू ने अब्बू को यह भी बता दिया कि उन्होंने आरिफ व उसके परिवार के बारे में पता कर लिया है। अच्छा खाता पीता और शरीफ परिवार है। अब्बू को भी लगा कि चलो बेटी ननिहाल स्थित अपनी ससुराल में रहेगी तो उन्हें भी चिंता नहीं रहेगी। इसके बाद मेरे परिवार ने आरिफ के परिवार वालों से मिलकर आरिफ से मेरे रिश्ते की बात चलानी शुरू की। 1-2 मुलाकात व बातचीत के बाद आरिफ से मेरा रिश्ता पक्का हो गया। 6 जुलाई 2018 को आरिफ से मेरे निकाह की रस्म पूरी हो गई और मैं आयशा आरिफ खान के रूप में नई पहचान लेकर अपने मायके से ससुराल जालौर पहुंच गई। हालांकि शादी में दान दहेज देने की कोई बात तय नहीं हुई थी, लेकिन अब्बा ने शादी में अपनी हैसियत के लिहाज से जरूरत की हर चीज दी। आरिफ की मोहब्बत में निकाह के कुछ दिन कैसे बीत गए मुझे पता ही नहीं चला।
निकाह के 2 महीने बाद ही मेरी जिंदगी में संघर्ष का एक नया अध्याय शुरू हो गया। 2 महीने के भीतर ही मुझे समझ आने लगा कि निकाह के बाद पहली रात को अपने अंकपाश में लेते हुए आरिफ ने मुझसे ताउम्र मोहब्बत करने और जिंदगी भर साथ निभाने का जो वादा किया था वह दरअसल एक फरेब था। असल में उसकी जिंदगी में पहले से ही एक लड़की थी। बेवफाई आई सामने घरवाली के रूप में। मेरे शरीर को भोगने के अलावा मोहब्बत तो आरिफ अपनी उस प्रेमिका से करता था जिससे अब तक वह चोरी छिपे व्हाट्सएप पर चैट और वीडियो कॉल करके दिन के कई घंटे बातचीत में बिताता था। निकाह के 2 महीने बाद जब आरिफ के फोन से यह भेद खुला तो मेरे ऊपर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा। आरिफ बेवफा होगा, इसकी मुझे तनिक भी उम्मीद नहीं थी। एक औरत कुछ भी बांट सकती है, लेकिन पति का बंटवारा उसे कतई गवारा नहीं। जाहिर था मैं भी एक औरत होने के नाते इस सोच से अछूती नहीं रही। मैंने आरिफ की इस बात का विरोध किया कि आखिर मुझ में ऐसी कौन सी कमी है जो वह किसी दूसरी औरत में मेरी उस कमी को तलाश रहा है। उस दिन आरिफ ने जो कहा मेरे लिए वह किसी कहर से कम नहीं था। आरिफ ने मुझे बताया कि वह तो शादी से पहले ही एक लड़की से प्यार करता था, मगर जात पात की ऊंच नीच के कारण परिवार वाले उससे शादी के लिए तैयार नहीं हुए। उसने तो बस परिवार की खातिर मुझसे निकाह किया था। यह बात मेरे लिए कितनी पीड़ादायक थी, इसका एहसास दुनिया की हर उस औरत को आसानी से हो सकता है जिसने अपने पति से दिल की गहराइयों से प्यार किया होगा। यह दुख, दर्द, तकलीफ मेरे लिए असहनीय थी। फिर अक्सर ऐसा होने लगा कि आरिफ उस प्रेम कहानी को लेकर मेरे ऊपर हाथ छोड़ने लगा। इतना ही नहीं, अब तो वह चोरी छिपे नहीं, मेरी मौजूदगी में ही अपनी प्रेमिका से वीडियो कॉल तक करने लगा था। आंखों से आंसू और दिल में दर्द लिए मैं सब कुछ तड़प कर सह जाती थी। आरिफ की कमाई के साधन तो सीमित थे, लेकिन उसकी आशिकी के कारण उसके खर्चे बेहिसाब थे। इसलिए जब भी उसे पैसे की जरूरत होती तो वह मुझे जरूरत बताकर दबाव बनाता कि मैं अपने अब्बू से पैसे मंगा कर दूं। जिंदगी में पति के साथ दूरियां तो बन ही चुकी थीं। सोचा कि चलो इससे ही आरिफ के साथ संबंध सुधर जाएंगे। 1-2 बार मैंने 10 से 20 हजार मंगाकर आरिफ को दे दिए, लेकिन पता चला कि ये पैसा आरिफ ने अपनी महबूबा के साथ अय्याशियों के लिए मंगाया था। कुछ समय बाद ऐसा होने लगा कि आरिफ ने मुझे एक पाई के लिए तरसाना शुरू कर दिया और अपनी सारी कमाई आशिकी में लुटाने लगा। पैसे की कमी होती तो मुझ पर अब्बू से पैसा लाने का दबाव बनाता। आखिर मैं भी एक साधारण परिवार की लड़की थी, लिहाजा मैंने कह दिया कि अब मैं अब्बू से कोई पैसा मंगाकर नहीं दूंगी। दरअसल मैं इतना सब होने के बाद खामोश थी तो इसलिए कि मैं अपने गरीब माता पिता की इज्जत बचाना चाहती थी। पति से मिलने वाले दर्द को छिपाते हुए मैं हर पल एक नई तकलीफ से गुजरती थी, लेकिन इसके बावजूद सहती रही। मेरा दर्द सिर्फ इतना नहीं था। एक बार आरिफ मुझे अहमदाबाद मेरे मायके छोड़ गया। मैं उस समय प्रेग्नेंट थी। आरिफ ने कहा था कि जब मेरे अब्बू 1.5 लाख रुपए दे देंगे तो वह मुझे अपने साथ ले जाएगा। अचानक इस हाल में मायके आ जाने और आरिफ की शर्त के बाद मुझे परिवार को अपना सारा दर्द बताना पड़ा। प्रेगनेंसी के दौरान एक बार आरिफ ने मेरी पिटाई की थी। उसी के बाद से मुझे लगातार ब्लीडिंग होने लगी थी। मायके आने के बाद अब्बू ने मुझे हॉस्पिटल में भर्ती कराया। तब डॉक्टर ने तुरंत सर्जरी की जरूरत बताई, लेकिन गर्भ में पल रहे मेरे बच्चे को नहीं बचाया जा सका। इसके बाद जिंदगी में पूरी तरह अवसाद भर चुका था। प्रेगनेंसी के दौरान आरिफ के बर्ताव से मैं बुरी तरह टूट गई थी, लेकिन ऐसे में अम्मी अब्बू ने मुझे सहारा दिया और मेरा मनोबल बढ़ाकर कहने लगे कि अगर आरिफ नालायक है तो इसके लिए मैं क्यों अपने को जिम्मेदार मान रही हूं। लेकिन मेरी पीड़ा इससे कहीं ज्यादा इस बात पर थी कि इतना सब हो जाने पर भी आरिफ और उसके परिवार वाले मुझे देखने तक नहीं आए। मुझे लगने लगा कि आरिफ और उसके परिवार के लिए शायद पैसा ही सब कुछ है। वे यही रट लगाए रहे कि जब तक पैसा नहीं मिलेगा मुझे अपने साथ नहीं ले जाएंगे। मैं या अब्बू अम्मी जब भी आरिफ या उसके परिवार वालों से बात करके ले जाने के लिए कहते तो वे फोन काट देते। निकाह के बाद दहेज के लिए किसी लड़की की जिंदगी नर्क कैसे बनती है, मैं इसका जीता जागता उदाहरण बन चुकी थी। सब कुछ असहनीय था, मैं थक चुकी थी। मैंने परिवार वालों को कुछ नहीं बताया,
लेकिन मेरे बच्चे की मौत और आरिफ का मुझसे मुंह मोड़ लेना असहनीय हो गया था। लिहाजा थक हार कर 21 अगस्त 2020 को मैंने अब्बू के साथ जाकर अहमदाबाद के वटवा थाने में आरिफ और अपने सास ससुर तथा ननद के खिलाफ दहेज की मांग तथा घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज करा दिया। 10 मार्च 2020 से आरिफ जब से मुझे अब्बू के घर छोड़कर गया था, तब से मुझे लगने लगा था कि मैं अपने गरीब परिवार पर बोझ बन चुकी हूं। इसलिए मैंने अहमदाबाद के रिलीफ रोड पर स्थित एसवी कॉमर्स कॉलेज में इकोनॉमिक्स से प्राइवेट एमए की पढ़ाई शुरू कर दी और एक निजी बैंक में नौकरी करने लगी। जिंदगी चल रही थी, गुजर रही थी, लेकिन न जाने क्यों मुझे लगने लगा था कि जिंदगी पराई हो गई है। मैं अब भी अपना परिवार जोड़ना चाहती थी। मुकदमा दर्ज होने के बाद भी मैं आरिफ को समझाती रही कि अगर वह मुझे अपना लेगा तो अब्बू से कहकर सब ठीक करा दूंगी। मैं हर तरीके से अपने परिवार को वापस जोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आरिफ मेरी हर बात को बार बार नकारता रहा। 22 फरवरी 2021 को मैंने आरिफ से आखिरी बार फोन पर बात की थी, लेकिन आरिफ ने उस दिन जो कुछ कहा उसने मुझे भीतर से तोड़ दिया। उसने कहा कि वह मर भी जाए तो भी मुझे लेकर नहीं जाएगा। मैंने आरिफ से कहा कि अगर वह लेकर नहीं जाएगा तो मैं जान दे दूंगी। इस पर आरिफ ने कहा अगर मरना है तो मर जाए, लेकिन मरने से पहले वीडियो बनाकर भेज दे। मैंने भी वादा कर लिया कि ठीक है, मरूंगी जरूर और वीडियो भी भेजूंगी। उसी दिन से मन जिंदगी के प्रति निराशा से भर गया था। 25 फरवरी को मैं उसी निराशा और हताशा में मन की शांति के लिए साबरमती रिवरफ्रंट पर जा पहुंची। यहीं पर बैठे बैठे अतीत के पन्नों को पढ़ते हुए हताशा ने मुझे एक बार फिर इस तरह घेर लिया कि सोचा जब जीवन खत्म ही करना है तो क्यों न आज ही कर लिया जाए। वीडियो में उसने जिक्र किया कि इस मामले में आरिफ को परेशान न किया जाए। मैं आरिफ से प्यार करती थी, इसलिए उससे किया गया वादा पूरा करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया। आयशा का आखिरी वीडियो, हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा आरिफ खान है और मैं अब जो करने जा रही हूं अपनी मर्जी से करने जा रही हूं। मुझ पर कोई दबाव नहीं था। अब मैं क्या बोलूं, बस ये समझ लीजिए कि अल्लाह द्वारा दी गई जिंदगी इतनी ही है और मेरी यह छोटी सी जिंदगी सुकून वाली थी। डियर डैड, आप कब तक लड़ेंगे अपनों से? केस वापस ले लीजिए। नहीं लड़ना। आयशा लड़ाइयों के लिए नहीं बनी। प्यार करते हैं आरिफ से, उसे परेशान थोड़े ही ना करेंगे। अगर उसे आजादी चाहिए तो ठीक है, वो आजाद रहे। चलो, अपनी जिंदगी तो यहीं तक है। मैं खुश हूं कि मैं अल्लाह से मिलूंगी और पूछूंगी कि मुझसे गलती कहां हो गई। मां बाप बहुत अच्छे मिले, दोस्त भी बहुत अच्छे मिले, पर शायद कहीं कमी रह गई मुझ में या फिर तकदीर में। मैं खुश हूं, सुकून से जाना चाहती हूं। अल्लाह से दुआ करती हूं कि वो दोबारा इंसानों की शक्ल न दिखाए। एक चीज जरूर सीखी है, मोहब्बत करो तो दो तरफा करो, एक तरफा में कुछ हासिल नहीं है। कुछ मोहब्बत तो निकाह के बाद भी अधूरी रहती है। इस प्यारी सी नदी से प्रेम करती हूं कि ये मुझे अपने आप में समा ले। मेरे पीछे जो भी हो, प्लीज ज्यादा बखेड़ा खड़ा मत करना। मैं हवाओं की तरह हूं, सिर्फ बहना चाहती हूं। मैं खुश हूं आज के दिन। मुझे जिन सवालों के जवाब चाहिए थे वो मिल गए। जिसे जो बताना चाहती थी सच्चाई बता चुकी हूं। बस इतना काफी है। मुझे दुआओं में याद रखना। थैंक यू, अलविदा। आरिफ से मेरा यही वादा था, इसलिए इस वीडियो को मैंने आरिफ और उसके परिवार वालों को सेंड कर दिया है ताकि उसको समझ आ जाए कि मैं वाकई उससे सच्ची मोहब्बत करती थी और मरने के बाद भी उसे किसी पचड़ेड़ में नहीं फंसाना चाहती। इस वीडियो संदेश को आरिफ को भेजने के बाद मैंने अपने अब्बू वम्मी से बात की। उन्हें बता दिया कि मैं साबरमती के किनारे खड़ी हूं और मरने जा रही हूं। हालांकि अब्बू ने खूब मन्नतें की कि कोई गलत कदम न उठाऊं, लेकिन मैंने खुद की जिंदगी खत्म करने का फैसला ले लिया था। मरने से पहले भी आरिफ के लिए मेरा प्यार कम नहीं हुआ था। इसीलिए मैंने अब्बू से कहा कि वे आरिफ और उसके खिलाफ दर्ज मामले को वापस ले लें। मैंने साबरमती के किनारे खड़े होकर अपने इस फोन और बैग को किनारे रखा और साबरमती के सामने अपनी बाहें फैला दी और उसके बाद मैंने अपना भार साबरमती पर छोड़ दिया। वीडियो में बताई गई जानकारी केवल जानकारी देने के उद्देश्य से है। हम किसी भी अपराध को बढ़ावा नहीं देते और ना ही किसी की भावना को ठेस पहुंचाते। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली क्राइम स्टोरी आपसे ना छूटे। आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं कृपया कमेंट करके जरूर बताएं।